प्रश्नावली 1.2 पर आधारित जो भी टॉपिक्स हैं पहले उनके बारे में बताया जाएगा। इसके पश्चात तो फिर आप लोगों को उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 पर आधारित हैं उसको सॉल्व करवाया जाएगा। जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में ये देखा होगा कि हमने आप लोगों को 1.1 प्रश्नावली 1.1 पर आधारित जितने भी सवाल थे उसके आधार पर जो भी मतलब आपके टॉपिक थे, जैसे आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते थे उसको सॉल्व करवाया गया था, बताया गया था उसके बारे में। आज आप लोग जानेंगे कि उसके बाद जो प्रश्नावली आपका 1.2 है उसमें जो सवाल हैं उस सवाल पर आधारित टॉपिक्स कौन सा है, किस टॉपिक पर वो आपका प्रश्नावली आधारित है। तो शुरू करते हैं। उसके पहले सबसे पहले आप ये जान लेंगे कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है या यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, आपको बताया गया था कि ये एक दूसरे को में अंतर्निहित है। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक ही हैं, ये बताया गया था। आपको ये बताया गया था कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किन्हीं दो दिए गए संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, ये बताया गया था। और इसके पश्चात फिर आपको जो बताया गया था प्रमेय का बताया गया था कि एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपको सिद्ध करना है, कहा गया है कि कोई भी पूर्णांक संख्या, किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये कथन है जिसको सिद्ध करना है कि किसी भी पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जिसमें ये m एक पूर्णांक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाता था। अब आपको ये बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, दोनों तो हैं एक ही। ये आपको बताया गया था कि यदि कोई भी दो पूर्णांक होते हैं ए और बी, तो ये और बी किन्हीं भी दो पूर्णांकों के लिए ये बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस आर। ये बताया गया था कि शायद इसका नाम कुछ लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, इसके आधार पर। तो ये तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। इस पर आधारित सवाल भी कुछ लगवाए गए थे जो प्रश्नावली 1.1 में है, उस पर आधारित जितने भी सवाल थे कुछ सवाल बताए गए थे। तो आज आपको अब इसके बाद फिर बताया जाएगा अंकगणित की आधारभूत परिमेय के बारे में भी बताया गया था उस दिन। अंकगणित की आधारभूत परिमेय बात परिभाषा बताया गया था कि मतलब ये बताया गया था कि किसे कहा जाता है। उसमें आपको ये बताया गया था कि यदि कोई भी भाज्य संख्या है, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो बताया गया था, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास कोई एक बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 18 है, तो देखिए पहले 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए इसको लिखा जा सकता है 1 गुणे 2 गुणे 9 भी लिखा जा सकता है। फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 9, मतलब इस तरीके से, या फिर 1 गुणे 18, ये इतना भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि इसके पहले आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आपको बताया गया है कि यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या है तो किसी भी प्राकृतिक संख्या को 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या को, एक के अतिरिक्त किसी भी प्राकृतिक संख्या को 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है। अब ठीक यही जो आपको इसके पहले बताया गया है, इसी के आधार पर यहाँ पर ये जो 18 है, 18 को देखिए इस तरीके से तो गुणनखंड के रूप में लिखा गया। यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है, एक गुणनखंड ट्री यानी गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। फैक्टर ट्री इसका नाम है, गुणनखंड वृक्ष, इसका प्रयोग करके गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अब मान लेते हैं कि कोई भी एक संख्या है, जैसे मान लिया गया आपका है यहाँ पर 84 मान लिया गया, 84 एक संख्या है। अब मान लीजिए इस 84 का गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर ट्री गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करते हैं। देखिए उस तरीके से गुणनखंड किया कैसे जाता है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो
जो भी संख्या दी गई होती है उसको सबसे पहले ये ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लिया जाता है। लिखने के पश्चात इसके नीचे 2 ब्रैकेट बनाए जाते हैं ये इस तरीके से। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि एक के अतिरिक्त ये किस अभाज्य मतलब किस अभाज्य संख्या से ये कट रहा है। यहाँ पर एक नहीं लिया जाएगा, मतलब एक तो अभाज्य वही से है नहीं एक के। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिससे इसमें भाग देने पर ये कट जाएगा। तो कौन सी संख्या है? 3। 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सम तो है नहीं, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से काटने के पश्चात इसका मान कितना है? 27। ये था। अब फिर इसके पश्चात क्या करते हैं? फिर 27 के नीचे इसी तरीके से 2 ब्रैकेट बनाते हैं। अब इसमें भाग देना है आपको, कितने से कौन सी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिससे भाग देने पर तो 3 है, 3 से काटेंगे 9। इसी तरीके से इसको क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक कि यहाँ पर ये जो बड़ी संख्या दी गई थी ये कट करके पूरा एक प्राप्त ना हो जाए। अब इसके बाद इधर के जितने भी आपके ये अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं ये इसी के क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। तो इसको आप भाज्य संख्या का गुणनखंड आप लिख सकते हैं। तो ये जो 81 को आप सीधी इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। देखिए इसी को ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3 पर घाते कितने? 4। तो 81 का मान बराबर है 3 पर घाते 4। इसी तरीके से एक संख्या और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है 24। 24 का इसी तरीके से फैक्टर ट्री के अनुसार क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2 8 बार जाएगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, 2 से, तो ये कितना आएगा? 12। और फिर इसके पश्चात 12 को काटेंगे, तो 12 को काटने के लिए कितने का प्रयोग? 2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? ये यहाँ पर 6। फिर इसके पश्चात 2 से, फिर कितना आएगा? 3। अब काटेंगे तो 3 से काटेंगे। ये प्रक्रिया बताया गया था तब तक जारी रखते हैं जब तक कि कट करके इसका मान ये ना प्राप्त हो जाए। अब ऐसी स्थिति में यदि देखेंगे तो 24 का जो गुणनखंड है यही आता होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 बराबर 2 × 2 × 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको लिखा जा सकता है 2 पर घाते 3 × 3 पर घाते 1। इसी को अब हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। ये जो पहले लिखा गया था कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब इसी को हम यदि दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। और यह अभाज्य संख्या है, मतलब ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं या फिर ये जो भाज्य संख्या का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ ये एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब किस अनुसार होता है? मतलब यदि इनके अपने क्रम में परिवर्तन ना किया जाए। तो यही बताया गया कि भाज्य संख्याओं का ये जो गुणनखंड प्राप्त होता है, भाज्य गुणनखंड है, ये अपने क्रम के बिना क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। क्रम के बिना मतलब यदि इनके क्रम में परिवर्तन ना किया जाए तो ये एक अद्वितीय मान होता है जिसका मान परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसको आप यदि 24 को दूसरे तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई लोग समझते हैं कि इस तरीके से लिख देंगे, इसका मान आ जाएगा 2 × 4 × 3, ऐसा लिख देंगे तो ये गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए कि ये जो 4 आपका है ये अभाज्य संख्या नहीं है। आया तो 24 ही है परंतु ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से ये जो लिखा गया कि किसी भी भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणे के रूप में लिख सकते हैं। इसी को कहा जाता है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। यही आपका है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। और इसी अंकगणित के आधारभूत परिमेय का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो किसी भी दी गई संख्याओं का HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, वह बताया जाता है इसका प्रयोग करके।
तो ये समझ में आ गया होगा कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय है क्या। अंकगणित की आधारभूत परिमेय बताया गया कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है, और अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वो अपने क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात यदि उसके क्रम को परिवर्तित ना किया जाए तो उसका मान सदैव वही होता है, उसको परिवर्तित किया नहीं जा सकता है। अब इसके बाद फिर आपको बताया जाएगा इसमें कि इसके आधार पर गुणन मतलब एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी दो संख्याएं हों, दोनों संख्याओं का आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अंकगणित की आधारभूत परिमेय के आधार पर एचसीएफ और एलसीएम अब हम जानेंगे कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय के आधार पर एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात किया जाता है या एचसीएफ होता क्या है और फिर एलसीएम क्या होता है। यदि ये समझ में आ जाता है तो इसके आधार पर आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाता है कि माना दो संख्याएं हैं, ये और बी, ये और बी दो संख्याएं हैं। अब यदि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है अंकगणित की आधारभूत परिमेय के आधार पर या गुणनखंड के आधार पर, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले चाहे फैक्टर ट्री के अनुसार चाहे वैसे ही इसका गुणनखंड करके हम ये और बी को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। और इसको अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनखंड के रूप में लिखने के पश्चात जब लिखते हैं एचसीएफ ये और बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये और बी जो दोनों संख्याएं हैं इसका एचसीएफ ये बराबर आपका आता है ये और बी दोनों अभाज्य संख्याओं, दोनों भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों, मतलब इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उन अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है उसकी न्यूनतम घात के गुणनफल के बराबर। यहाँ पर लिखेंगे कि एचसीएफ ए और बी ये बराबर आपका होगा उन संख्याओं के अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात के गुणनखंड के बराबर होता है। ये है एचसीएफ, किन्हीं दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ किसे कहा जाता है उसके बारे में बताया गया कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याएं, चाहे जितनी संख्याएं 3 हो 4 हो उससे मतलब नहीं है, जितनी भी संख्या उन सभी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है उसकी न्यूनतम घात के बताए गए गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 12 और दूसरी संख्या मान लेते हैं 21। पहली संख्या 12 दूसरी संख्या 21, इन दोनों का क्या करना है, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 12 को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 12 को हम अंकगणित की आधारभूत परिमेय के आधार पर, मतलब यहाँ पर लिखेंगे अंकगणित की
की आधारभूत परिमेय से 12 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 पर घाते 2 और गुणे 3 पर घाते 1, ये बना है। दोनों अभाज्य संख्या है, 2 पर घाते 2, 2 गुणे 3 होगा तो उसको 2 पर घाते 2 गुणे 3 पर घाते 1 घातों के रूप में लिख दिया गया तथा यहाँ पर जो 21 है इसका मान आपका आ जाएगा 3 पर घाते 1 गुणे 7 पर घाते 1। अब ऐसी स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि 12 और 21 इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है कितना है, 3 है, और उसकी सबसे छोटी घात कितनी है, 1 ही है, दोनों की घात 1 ही है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 ना होकर के ये आपका 2 घात होता, तब भी ऐसी स्थिति में सबसे छोटी उभयनिष्ठ तो गुणनखंड 3 ही है और इसकी छोटी घात कितनी है, 1, तो इसका मतलब तब भी वहां पर 3 पर घात 1 ही लिया जाता, परंतु यहाँ पर तो दोनों पर 3 पर घात 1 ही है, तो ऐसी स्थिति में छोटी घात 1 ही है। अर्थात आप ये लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे HCF कुल आपका होगा CF, यहाँ पर लिखेंगे 12, 12 और 21 इन दोनों का जो HCF है, HCF का मान बराबर होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, 3 की न्यूनतम घात 1। अब यदि इसके अतिरिक्त इसमें भी यदि कहीं 2 दिया गया होता, 2 पर घाते 1 होता तो 2 भी तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड था, तो ऐसी स्थिति में गुणे 2 पर घाते 1 भी कर दिया जाता, परंतु ये नहीं है इसमें, तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 ही है 3 और वही 3 पर घाते 1 उन दोनों दी गई संख्याओं का HCF होगा। तो ये तो हो गया HCF। अब इसके बाद फिर आपको बताया जाएगा इसमें LCM क्या होता है, फिर उसके मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का यदि LCM आपको ज्ञात करना हो तो उसका मान कितने के मान के बराबर। ठीक इसी तरीके से आपका क्वेश्चन भी आएगा। तो यदि मान लीजिए कोई 2 संख्याएं A और B हैं और उसका HCF ना ज्ञात करके हमको क्या करना हो, LCM ज्ञात करना हो। यहाँ पर लिखा जाएगा LCM A और B। तो इन दोनों संख्याओं का जो LCM होता है, सबसे पहले जानेंगे कि होता क्या है, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों, सभी अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात, वहां पर न्यूनतम बताया गया था, यहाँ पर अधिकतम घातों के गुणनफल के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 संख्याएं 12 और 21 हैं। अब यदि अंकगणित की आधारभूत परिमेय से यदि मान लीजिए इनका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 पर घाते 2 गुणे 3 पर घाते 1, और ठीक इसी तरीके से 21 3 पर घाते 1 और 7 पर घाते 1। ये इस तरीके से इनका अंकगणित की आधारभूत परिमेय के अनुसार गुणनखंड हो गया। अब इसके पश्चात आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है इसका LCM, मतलब यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसका LCM क्या होगा। तो LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे LCM A और B का LCM बताना, यानी कि यहाँ पर A और B के स्थान पर कितना है, 12 और 21। तो 12 और 21 का जो LCM होगा, इसका मान यहाँ पर देखिए बताया गया उन सभी संख्याओं के, मतलब जितनी भी संख्या दी गई होती हैं जिसका आपको LCM ज्ञात करना होता है, उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों के गुणनफल के बराबर। तो सभी अभाज्य मतलब गुणनखंड, तो यानी कि 2, 3 और 7 ये 4 अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, और फिर गुणे 3, तो 3 की अधिकतम घात 1 ही है, और फिर गुणे 7, तो इसकी भी अधिकतम घात 1। यानी कि इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, इसका मान आ जाएगा 4 गुणे ये हो जाएगा 21, गुणा कराएंगे तो इसका मान हो जाएगा कितने, 84।
इससे यह पता चलता है कि इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम कितने के 84 के मान के बराबर। तो इसी तरीके से यदि कोई भी दो संख्याएं आपको दी गई हैं तो उसका एलसीएम और एचसीएफ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब आपको मतलब इसमें ये जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है। इसके पहले आपको एचसीएफ बताया गया था, तो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है ये इतना समझ में आया है। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं आपके पास, दो संख्याएं ए और बी के लिए। तो ये कोई भी इस तरीके से दो संख्याएं दी गई हो या दो से अधिक संख्या दी गई हो उससे मतलब नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यदि इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात हो तो इसका जो संबंध होता है, एलसीएम एचसीएफ और इन संख्याओं का जो संबंध होता है उसका मान ये इस तरीके से लिख सकते हैं आप, एचसीएफ ये और बी, और फिर इसके पश्चात यहाँ पर आएगा गुणे एलसीएम ये और बी, और ये कुल हो जाएगा पूरा। मतलब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, गुणनफल का मान बराबर होगा ए गुणे बी के, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के मान के बराबर। तो यही होता है किन्हीं दो दी गई संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं, जो भी जितनी भी संख्या दी गई उन संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ और उन संख्याओं में संबंध। तो ये बताया गया आपको। अब इसके आधार पर भी आपके एक दो सवाल आएंगे जिसमें आपका इस तरीके से एचसीएफ दिया रहेगा और फिर मान लीजिए संख्याएं दी रहेंगी, एलसीएम पूछ लिया जाएगा, या फिर एलसीएम दिया रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप किताब में मतलब जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें दिया गया एचसीएफ है 306 और 657, मतलब 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो दिया गया 9 है। तो आपको उसका एलसीएम बताना है, एलसीएम का मान कितने के मान के बराबर होगा। तो यहाँ से सीधे लिखेंगे कि एलसीएम 306 और 657 ये इतना है। तो इसका जो मान आएगा अब ये बराबर होगा, जैसा कि जानते हैं एलसीएम का मान इन दोनों संख्याओं के गुणनफल और ये जब उधर जाएगा तो बटे के रूप में, यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल। अब संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। तो इसको आप लिख सकते हैं 306 गुणे 657 और फिर बटे इसका मान आ जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ तो बताया गया है कि वहाँ पर इसका 9 है, ये इतना आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसका मान कितने मान के बराबर होगा। इसे काट सकते हैं यहाँ पर, देखिए यदि काट देते हैं तो इसका मान आपका आ जाएगा कितने के, 9 से तो सीधे कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 27 और फिर 4 34 गुणे 657। अब 34 का 657 में गुणा करा दीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर। तो ये हो गया आपका टोटल। ये बताया गया कि मतलब यदि कोई भी दो संख्याएं दी गई हो, एलसीएम दिया गया हो, दोनों संख्याओं का मान पता हो तो एचसीएफ बता सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया गया हो, एक संख्या दी गई हो दूसरी संख्या बता सकते हैं। तो यही था आपका एलसीएम और एचसीएफ, या इस पर आधारित जो भी सवाल आपके हैं इसी तरीके का आएंगे, या तो एचसीएफ और एलसीएम। इसके पहले जैसे आपको बताया गया कि 12 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, तो उस तरीके के सवाल और ये सवाल। इसके अतिरिक्त ये जो प्रश्नावली आपका 1.2 है इसमें एक सवाल और आपका दिया गया है, मतलब आपको ये सिद्ध करना है या फिर दिखाना है कि जो 6 पर पावर n होता है इसका कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होता। तो वैसे आप जानते हैं कि कोई भी अंक 0 पर समाप्त तभी हो सकता है जब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है, गुणनखंड यदि 10 है तब तो उसका इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा उस इकाई का अंक, उस संख्या की इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है।
अब गुणनखंड, उस संख्या का जो गुणनखंड है, गुणनखंड में 10 हो, इसका मतलब ये है कि 2 गुणे 5, 2 और 5 दोनों हो। यदि किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों गुणनखंड उपस्थित होते हैं तब तो उसका अंक इकाई का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यदि यहाँ पर 6 पर पावर ये जो n है, यदि इसका गुणनखंड करें 6 पर पावर n का, तो इसको हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और पूरे पर पावर n। अब इसको लिखा जा सकता है 2 पर पावर n और इंटू 3 पर पावर n, इतना लिखा जा सकता है। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें 2 तो है गुणनखंड के रूप में, परंतु 5 नहीं है, अतः आप ये लिख सकते हैं कि इसकी इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन था जो एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित ना होकर के ये अंकगणित की आधारभूत परिमेय पर ही आधारित है, जिसके आधार पर यहाँ पर इसका गुणनखंड किया गया है और फिर उसी के आधार पर ये बताया गया कि इसका इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। फिर इसके पश्चात आपका इसमें एक क्वेश्चन और है जो एलसीएम और एचसीएफ के मतलब आप ये कह सकते हैं इसे अलग है, यह 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। व्याख्या करना है कि ये संख्या एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी न किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है, कोई ना कोई ऐसी भाज्य संख्या है जिससे इसमें भाग दिया जा सकता है। यदि आप इसमें भाग दे सकते हैं तो इसका मतलब वह संख्या जिससे आप इसमें भाग दे सकते हैं वो इसके गुणनखंड के रूप में, मतलब आप ये कह सकते हैं उभयनिष्ठ के रूप में बाहर निकल सकता है, गुणनखंड के रूप में आएगा। ये कोई भी संख्या किसी संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस संख्या में जो संख्या गुणनखंड के रूप में लिखी गई है उससे भाग किया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर है 21 और 21 को हम 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 से भी इसमें भाग दिया जा सकता है और 3 से भी इसमें भाग दिया जा सकता है, यानी कि ये कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये जो संख्या आपका लिखा गया है, यदि यहाँ पर देखा जाए तो 13 उभयनिष्ठ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से 13 को यदि उभयनिष्ठ करते हैं तो आपका आएगा 7 गुणे 11, यहाँ पर तो ये इतना ही बचेगा और यहाँ से जब 13 पूरा बाहर निकल गया तो बचेगा कितना, 1 केवल, ये इतना आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या था, इस संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 13। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस संख्या में हम 13 से भाग दे सकते हैं या संख्या 13 से विभाजित हो सकता है, तो यह एक भाज्य संख्या होगी। ये इसी की व्याख्या करनी थी। तो व्याख्या करते समय आप हमेशा क्या करते हैं, मतलब इससे उभयनिष्ठ करेंगे, कोई संख्या उभयनिष्ठ करेंगे, और यदि कोई भी संख्या उभयनिष्ठ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप ये लिख सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है, अर्थात उससे भाग दिया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर आपका 21 होता तब भी 7 दोनों से बाहर किया जा सकता था, उभयनिष्ठ लिया जा सकता था, तो ऐसी स्थिति में भी ये क्या होता है, आपका भाज्य संख्या होती है। तो इसी तरीके का आपका एक सवाल और था इसमें, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस आपका था 5, तो उसमें से भी दोनों पदों में से 5 आप बाहर कर सकते हैं, 5 बाहर करेंगे और ऐसी स्थिति में मतलब वहाँ वो उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगा। तो यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में आपका 5 आया, इसका मतलब संख्या में आप 5 से भाग दे सकते हैं या संख्या 5 से पूरी विभाजित हो सकती है, तो इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये संख्या एक भाज्य संख्या है। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.2, जिसमें आपका जो सवाल है, एक तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया, पहला जो सवाल है उसमें कहा गया गुणनखंड करने के लिए, दूसरा सवाल जिसमें HCF ज्ञात करने के लिए, और फिर इसके आधार पर ये जो आपको फार्मूला बताया गया इस पर सत्यापित, इस पर मान करके आपको सत्यापित भी करना है कि जो उसका LCM और HCF निकला क्या उन दोनों का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो ये इतना था आपका इस प्रश्नावली 1.